ये लड़की बचपन से ही पैसे की दीवानी थी। जहां दूसरे बच्चे मिट्टी में खेलने में व्यस्त रहते थे, वहीं इसने पैसे कमाने के 100 तरीके सीख लिए थे। ये सुपरमार्केट से रियायती सामान उठाती, उसे फिर से तैयार करती और राह चलते लोगों को बेच देती, जिससे खूब पैसा कमाती। मिडिल स्कूल में इसने स्कूल में ही हस्तनिर्मित क्राफ्ट बेचना शुरू कर दिया, जिससे इसने खूब नाम कमाया और पूरे परिवार का पेट पाला। इतने सब के बावजूद ये पढ़ाई नहीं भूली और अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता के दम पर ज्यूरिख के प्रसिद्ध स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला ले लिया। माँ और भाई खुशी से पागल थे, लेकिन वो अपना चेहरा लटकाए हुई थी और मुस्कुरा नहीं पा रही थी, क्योंकि ट्यूशन फीस बहुत महंगी थी। यदि वो कर्ज लेती तो सिर्फ ब्याज ही 70,000 होता, जिसे वे चुका नहीं पाते। क्या उसे हार मान लेनी चाहिए? ऐसा कैसे हो सकता है? उसने देखा कि कस्बे के सभी लोग फुटबॉल के दीवाने हैं, तो उसने फुटबॉल मैच के लिए थीम वाले स्मृति चिन्ह बनाए और बेचने लगी। उसकी निर्दोष शक्ल के साथ ये स्मृति चिन्ह खूब बिके, लेकिन इस बार ये पहले के छोटे मोटे धंधों से अलग था। उसके कुछ ग्राहकों ने गुणवत्ता की शिकायत की और उपभोक्ता संरक्षण अधिकारियों ने उससे संपर्क किया। उसे गलत विपणन के आरोप में जुर्माना देना पड़ा। जेल में भी वो नहीं सुधरी। उसने कैदियों के बीच हस्तनिर्मित साबुन बेचना शुरू कर दिया और कमाए हुए पैसे से ढेर सारी किताबें खरीदी। उसने अपनी कोठरी को एक क्लासरूम में बदल दिया और खुद पढ़ाई शुरू कर दी। महिला वॉरेन बफे बनने का सपना देखने लगी। हालांकि मां के एक फोन ने उसका दिल ठंडा कर दिया। इस दौरान उसके वकील की फीस और जुर्माना बर्फ के गोले की तरह बढ़कर एक बड़ा कर्ज बन चुका था। 1 साल बाद उसने अच्छे व्यवहार के कारण जेल से जल्दी छुट्टी पाली, लेकिन जेल से छूटने के पहले ही दिन उसे कर्ज वसूली के लिए फोन आया। अप्रत्याशित रूप से सामने वाले ने उसके मूल 30,000 के कर्ज को घटाकर 5,000 कर दिया, बशर्ते वो तुरंत भुगतान करे। उसका तेज दिमाग सचमुच अलग था। उसने तुरंत एक व्यावसायिक अवसर सूंघ लिया और उनसे जानकारी निकलवाने लगी। पता चला कि कर्ज वसूलने वाला हर कर्ज वसूलने पर 10% कमीशन कमाता है। यह पैसा कमाना कितना आसान था, लेकिन एक और समस्या थी। अगर 30,000 का कर्ज 5,000 में बदल जाता है तो क्या बैंक को नुकसान नहीं होगा? इस रहस्य को जानने के लिए वो सीधे कर्ज वसूली कंपनी में गई। पता चला कि बैंकों के पास हर साल बड़ी संख्या में डूबे हुए कर्ज होते हैं, कुछ सैकड़ों के तो कुछ हजारों के। कर्जदार उसी की तरह पुराने डिफॉल्टर होते हैं। बैंक इन डूबे हुए कर्जों को कर्ज वसूली कंपनियों को 1/4 कीमत पर बेच देते हैं। कितनी रकम वसूलनी है, ये पूरी तरह से कंपनी की काबिलियत पर निर्भर करता है। यदि उनके तरीके कानूनी और प्रभावी है तो उन्हें निश्चित रूप से लाभ होगा। उसने तुरंत कंपनी के मालिक को चुनौती दी। अगर वो 1 महीने के भीतर प्रदर्शन में नंबर 1 आ गई तो उसके सभी कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो दुगनी रकम चुकाएगी। मालिक ने सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया और उसे एक जगह दे दी। उसे विश्वास नहीं था कि ये छोटी सी लड़की इस प्रतिस्पर्धी पेशे में सफल हो पाएगी। नतीजा ये हुआ कि उसने अपनी पहली ही वसूली में इन बड़े लोगों को अच्छा सबक सिखाया। कर्ज की सूची मिलने पर उसने तुरंत फोन करने की बजाय कर्जदार की पृष्ठभूमि की जानकारी खोजना शुरू कर दिया। उसे पता चला कि कर्जदार एक बेरोजगार मां का लाडला था। उसने विनम्रता से कहा, मेरे पास पैसे हैं, बस मैं चुकाना नहीं चाहता। लड़की ने शांतिपूर्वक कहा, अगर तुमने भुगतान नहीं किया तो मैं तुम्हारी मां को फोन कर दूंगी। मां का लाडला तुरंत रह गया और पहला भुगतान आसानी से मिल गया। आगे उसने डिफॉल्टरों की कमजोरियों को कानूनी रूप से समझाने के लिए इस्तेमाल किया। उसने कर्जदार अग्निशामक को याद दिलाया कि समय पर भुगतान न करने से उसकी क्रेडिट रेटिंग प्रभावित हो सकती है। उसने 80 साल की बूढ़ी महिला को बताया कि कर्ज का उनके परिवार के वित्तीय भविष्य पर असर पड़ेगा। इस तरह मानव स्वभाव की उसकी समझ और उसकी उत्कृष्ट वाक्पटुता के कारण वो आसानी से प्रदर्शन सूची में नंबर 1 पर आ गई। अप्रत्याशित रूप से मालिक खेल नहीं पाया। उसने न केवल उसके कर्ज को माफ नहीं किया, बल्कि 20,000 के कमीशन में से केवल 2,000 दिए। उसने अनुचित व्यवहार किया, लेकिन दूसरा पक्ष संख्या में अधिक था, इसलिए वो केवल अपने दांत पीसकर सह सकी। साथ ही उसने अपनी खुद की कानूनी कर्ज वसूली कंपनी खोलने का फैसला किया। उसने आपूर्तिकर्ता से संपर्क किया और उचित कीमत पर कर्ज की एक खेप खरीदी। फिर उसने भर्ती शुरू की। लड़की ने जिन लोगों को काम पर रखा वे सब असाधारण थे। एक आवाज वाली आकर्षक कॉस्मेटिक सेल्स पर्सन थी। लोग केवल उसकी आवाज सुनकर ही मोहित हो जाते थे। एक तेज तर्रार भारतीय वक्ता था जो बहुत अच्छी तरह से प्रलोभित कर सकता था। यहां तक कि जेल में उसकी एक दोस्त भी उसके पास आ गई थी। ये सभी लोग प्रतिभाशाली थे और उनकी बातें सुनकर अच्छा लगता था। इन प्रतिभाशाली लोगों के साथ कोई भी बिल वापस न लिया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता था। लड़की का कारोबार बढ़ता गया और वो हर दिन पैसा गिनते गिनते थक जाती थी। उसने कमाए हुए सारे पैसे से कर्ज खरीदे, लोगों को काम पर रखा और अपनी कंपनी का विस्तार किया। जब लड़की का कारोबार फल रहा था तो प्रतिद्वंदी मालिक ने उसे प्रतिस्पर्धी फोन किए। ये देखकर कि उसका हिस्सा काटा जा रहा है, प्रतिद्वंदी मालिक ने लड़की को परेशान करने के लिए कानूनी शिकायतें भेजी। उन्होंने लड़की की कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लड़की ने कभी उसे गंभीरता से नहीं लिया। वो पैसे कमाने के आनंद में डूबी हुई थी, जब तक कि एक दिन लड़की ने कंपनी के लिए टीम बिल्डिंग का आयोजन किया। शौचालय में उसे धमकी भरा पत्र मिला। जब वो कंपनी लौटी तो वो पहले ही हैक हो चुकी थी और उसके सभी डिजिटल बिल चोरी हो गए थे। लड़की प्रतिद्वंदी मालिक के पास गई। लड़की की दयनीय हालत देखकर प्रतिद्वंदी मालिक मजाक उड़ा रहा था। लड़की ने पलटवार करने का फैसला किया। उसने सीधे टकराव नहीं किया। रात में उसने अपने पुराने कपड़े पहने और अपने वकील के पास गई, जो उससे हमेशा प्यार करता था। पहले उसने वकील को कानूनी सलाह के लिए मनाया और फिर कार्यालय के फोन का उपयोग करके प्रतिद्वंदी मालिक के अनैतिक व्यवसाय प्रथाओं की रिपोर्ट की। दूसरों की तलवार से मारना वास्तव में काम आया। नैतिकता उल्लंघन की जांच के बाद लड़की ने गुप्त रूप से लोगों को अपने कार्यालय में भेज दिया और सभी बिल वापस ले लिए। कंपनी ने सामान्य रूप से काम करना शुरू कर दिया और उसने फिर से ढेर सारा पैसा कमाया। कर्मचारियों को भी बड़ा हिस्सा मिला, लेकिन लड़की और प्रतिद्वंदी मालिक के बीच की लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी। अगले दिन बड़ी संख्या में नियामक अधिकारी लड़की के घर आए। प्रतिद्वंदी मालिक ने वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत की थी।
निश्चित रूप से अधिकारियों को घर में बड़ी मात्रा में अनदेखी नकदी मिली। महीनों की कड़ी मेहनत पानी में मिल गई। मां मकान मालिक के रूप में पूछताछ के लिए ले जाई गई। लड़की बेहद निराश हो गई। उसने प्रतिद्वंदी मालिक से कानूनी रूप से लड़ने का फैसला किया। यह ठीक वही था जो प्रतिद्वंदी चाहता था, लेकिन लड़की ने अपना दिमाग नहीं खोया। दोनों में कानूनी बहस हुई। थोड़ी देर बाद नियामक आ गए। लड़की को वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में ले जाया गया। जेल में उसने अपनी मां से मुलाकात की। अपनी मां को अपनी वजह से मुसीबत में देखकर लड़की को गहरा पश्चाताप हुआ। उसने अपना धंधा छोड़ने का फैसला किया, लेकिन उसे यह सुनिश्चित करना था कि प्रतिद्वंदी मालिक को उसकी सही कीमत मिले। रिहा होने के बाद लड़की ने तुरंत सभी कर्ज वसूली उद्योग के मालिकों को एक साथ इकट्ठा किया ताकि वे कानूनी पैसा कमाने की योजना पर चर्चा कर सके। हम न केवल कर्ज वसूल सकते हैं, बल्कि हम उन्हें वित्तीय सलाह भी दे सकते हैं, उसने कहा। इस तरह हम लगातार पैसा कमा सकते हैं। क्या यह सही नहीं है? सभी को यह सुनकर अच्छा लगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। सभी ने सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की। हालांकि तभी प्रतिद्वंदी मालिक को एक कैमरा मिला और नियामक अधिकारी अंदर आ गए। उन सभी को अनैतिक प्रथाओं के लिए जांच के दायरे में ले लिया। पता चला कि लड़की ने नियामकों के साथ सहयोग किया था, जिसका उद्देश्य अनैतिक व्यवसाय प्रथाओं को बाहर निकालना था। लड़की ने अराजकता का फायदा उठाया और भाग निकली। उसने सभी कर्ज के बिल निकाले और उन्हें कानूनी रूप से नष्ट कर दिया। यह 50,000 से अधिक लोगों का कर्ज था, जिसकी कीमत अरबों थी। जैसे ही कागजात नष्ट हुए, लड़की को साक्ष्य नष्ट करने के आरोप में फिर से जेल हो गई। लेकिन चूंकि उसने नियामकों को इस ग्रे उद्योग श्रृंखला का पता लगाने में मदद की थी, इसलिए वो जल्द ही फिर से बाहर आ गई। हालांकि वो पैसे कमाने की अपनी इच्छा को रोक नहीं पाई। उसके पूर्व कर्मचारियों ने भी उसके साथ अपने पुराने पेशे को कानूनी रूप से जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। लड़की शौचालय में सिर्फ 3 सेकंड के लिए छिपी। उसने पैसा कमाने का एक और विचार सोचा, लेकिन इस बार वो कुछ कानूनी करना चाहती थी।